नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ कैंसर की, जो कि एक बड़ी जटिल समस्या है हमारे देश में। और इस नए नवेले शो जिसका नाम है कैंसर पे चर्चा, यहाँ पर मैं लेके आता हूँ कैंसर एक्सपर्ट्स और वो सारे लोग जो जुड़े होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट से या उनके रिहैब से और उनके इर्द गिर्द काफी सारा काम करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक लुम्बा, जो कि जुड़े हैं दिल्ली से। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक लूम्बा है। मैं न्यू दिल्ली में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में आई डू पेन मैनेजमेंट। तो इसमें हम हर तरह के पेशेंट्स की पेन मैनेजमेंट नीड्स को वी लुक आफ्टर ऑल सच थिंग्स एंड एनीथिंग रिलेटेड टू क्रॉनिक पेन। ओके, ग्रेट। डॉक्टर साहब, कैंसर का जब हम नाम सुनते हैं, हमारी समाज में भी बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि कैंसर मतलब एंड ऑफ लाइफ और बहुत सारी मायूसी है उससे जुड़ी हुई। हमें ये बताइए कि क्या सारे कैंसर में मतलब पेशेंट जो है चले जाते हैं या ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। क्या परसेंटेज है उन लोगों का जो स्टेज 3 4 में आने के बाद भी जो है दे हैव बेटर लाइफ एटलीस्ट जब तक वो हैं। देखिए, आजकल व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो मेडिकल फील्ड है हमारा इतना एडवांस हो गया है। ओल्डन डेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था ऑफ कैंसर पेशेंट्स वो इतना नहीं था कंपेयर टू इन टुडेज वर्ल्ड। तो आजकल क्या हुआ है, हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड इन रेडिएशन थेरेपी, ऑन सर्जरी, ये सब कलेक्टिव फील्ड्स हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द कंबाइंड मेडिकल एफर्ट्स पेशेंट्स आर लिविंग मच लॉन्गर देन व्हाट दे यूज्ड टू लिव। तो uh, तो अभी स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर जो कि ओल्डन डेज में जो पेशेंट्स इतना सर्वाइव नहीं कर रहे थे, आजकल वो भी दे आर लिविंग फॉर मच लॉन्गर नंबर ऑफ इयर्स। एंड हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको हम कंफर्टेबल एंड रख सकें, और जितना वो डेली अपनी एक्टिविटीज अपना सेल्फ डिपेंडेंट रह सकें, वी ट्राई टू डू दैट बाय वेरियस मेडिकल एंड अदर इंटरवेंशंस। डॉक्टर साहब, कई बार जो है आजकल ऐसा सुनने में आता है कि जो लेटेस्ट स्टेज के जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे कई बार जो हमारे ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल सर्जिकल या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, वो बोलते हैं कि भाई अब इसके आगे इलाज संभव नहीं है या डिसीज जो है बहुत फैल गई है, यहाँ पे अब जो है पैलिएशन करना पड़ेगा। तो ये पैलिएशन क्या है और ये पैलिएटिव केयर क्या है और कैसे किया जाता है। ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। जो पैलिएशन है, इसमें बेसिकली व्हाट वी डू इज जो पेशेंट्स who are like terminally ill, लेकिन we still try to give them the quality of life. So palliation जो है ना, एक बड़ा वाइड टर्म है। इसमें अगेन कोशिश यही की जाती है कि पेशेंट जितना अपना इंडिपेंडेंट रह सके, अपना किसी और पे इतना डिपेंडेंट ना हो सके, एक, और दूसरा कंफर्टेबल रहे जो भी वो करे। खाना पीना है, पेन है, उसको अपना स्टूल पास करना है, urinary catheters, everything. So we try to make them comfortable. So the combined thing is called palliative care. इसमें अगेन हम अलग अलग तरह की मेडिकेशन यूज करते हैं। वी डू फिजियोथेरेपी, वी डू वेरियस other resources like TENS unit and other things so as to make the patients comfortable. अच्छा डॉक्टर साहब, इसको एक और अगेन, जी, हाँ जी बोलिए। एक और चीज हमें सुनाई देती है, पेन मैनेजमेंट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर और पेन का बड़ा गहरा संबंध है। तो ये कैसा होता है, इसके बारे में अगर किसी पेशेंट की कोई एक आर्बिट्रली अगर या हाइपोथेटिकली अगर आप कोई जर्नी बताएं कि कैसे जो है वो उस तरफ बढ़ते हैं और कैसे आप या आपका डिपार्टमेंट या पेन मैनेजमेंट फिजिशियंस जो होते हैं वो उनकी लाइफ में कैसे सुधार लाते हैं, कैसे उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये अगेन आपने बहुत बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल वेरी वेल रिलेटेड टू द पेशेंट्स। अब इसमें अब क्या करते हैं एज अ पेन मैनेजमेंट फिजिशियन, हमको अलग अलग दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उनका पेन कंट्रोल रहे। एंड बिकॉज इन पेशेंट्स को क्या होता है कि जो कैंसर जब स्प्रेड करता है, कई बार वो लिम्फ नोड्स या बोन में चला जाता है। एंड जब बोन में चला जाता है, दैट इज समटाइम्स वेरी वेरी पेनफुल। इतना जो पेन है वो असहनीय होता है। तो यहाँ पे जो पेन मैनेजमेंट फिजिशियन है वो डिफरेंट तरह की मेडिकेशन यूज कर सकते हैं।
एंड ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व ब्लॉक्स, वो ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं. एंड देन देयर सम अदर यूनिट्स, अदर थिंग्स लाइक टेंस यूनिट एंड अदर थिंग्स जो यूज करके टोटल उसको अगेन कंफर्टेबल करते हैं. आपने जैसे उदाहरण पूछा है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे, एक मेरा रिसेंटली एक पेशेंट था, उनको लंग कैंसर था. अब वो टर्मिनल स्टेज पे हो गया है, पूरी बॉडी में फैल गया. पेशेंट जो मेरे पास आए वो इसलिए आए कि वो रात को सो नहीं पाते क्योंकि उनकी बाजू में दर्द इतना होता है. उनका जो ये था, जो कैंसर पेन है, वो इधर आर्म्स में हर जगह स्प्रेड हो गया था. तो मैंने पहले तो उनको मेडिकेशंस दी, फिर उसके बाद मैंने उनको थोड़ी स्ट्रॉन्गर मेडिसिन दी, जैसे मॉर्फिन दी उनको. फिर एक और चीज आती है फेंटनिल पैचेस, वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर, वो भी दिया. लेकिन उसके बावजूद उनको पेन रहा. फिर मैंने उनके लिए नर्व ब्लॉक किया. उस नर्व ब्लॉक से ही वॉज वेरी कंफर्टेबल. तो अपना उसके बाद वो ही सर्वाइव फॉर 3 months. तो आखिरी 3 महीने उनके जो घर वाले हैं उनको यही रहा कि चलो आपने हमारे जो हमारा संबंधी है इसकी आपने जो है ना लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल कर दी. तो जो जब वो उनका अंतिम समय आया, एटलीस्ट ही वाज नॉट इन पेन. तो यही एक अचीवमेंट है, और फैमिली को बड़ा वो सुकून मिलता है एंड बड़ी राहत मिलती है कि हम चलो हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया इसके लिए पेशेंट के. तो उसको चिल्लाते हुए देखते हुए वो कैन नॉट स्लीप, वो बड़ा दर्दनाक विषय होता है. एब्सोल्युटली. डॉक्टर साहब, जैसे नर्व ब्लॉकेज की आपने बात बताई, तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है? मतलब क्या कोई सर्जरी करते हैं, कोई इंजेक्शन देते हैं, कैसे करते हैं ये? तो नर्व ब्लॉक जो है ना, बड़ा कहने को साधारण सा प्रोसीजर, बट इट इज वेरी प्रिसाइज. तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व है. उसमें हम वहां पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, लोकल एनेस्थेटिक, एंड कई बार कुछ और ड्रग्स मिला के, कभी स्टीरॉइड भी मिला देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड डिपेंडिंग ऑन द नर्व जो कि इन्वॉल्व है. ठीक है. वहां पे वी इंजेक्ट दैट, और उससे जो है ना वो थोड़ी इन्फ्लेमेशन वहां सबसाइड हो जाती है एंड पेशेंट को कंफर्ट मिलता है. एंड इट इज लाइक यूजुअली 15-20 मिनट प्रोसीजर, कभी आधा घंटा लग जाएगा. पेशेंट को कोई बेहोश नहीं किया जाता, कुछ नहीं है, वो आते हैं, चलते हुए आते हैं एंड चलते हुए वापस जाते हैं. कोई बड़ा क्विक प्रोसीजर है, बट विद लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट एंड वेरी गुड रिलीफ. अच्छा, सो जैसे एक बार आपने किसी पेशेंट का नर्व ब्लॉकिंग किया पेन मैनेजमेंट के लिए, तो कितने दिन तक चलता है यूजुअली? कितने दिन तक वो सफाइस होता है वो एक प्रोसीजर? तो ये बड़ा वेरी करता है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, पेशेंट फैक्टर्स क्या है, और क्या कॉज है पेन का. बट एज रफ थिंग, रफ एस्टिमेट, एवरेज उसको 3 to 6 months कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, 3 to 6 months. और उसके बाद हम रिपीट भी कर सकते हैं उसको इफ नीडेड. ओके. आपने एक वर्ड यूज किया डॉक्टर साहब, मॉर्फिन. बड़ा टेक्निकली मुझे लगता है कि काफी कॉम्प्लेक्स है ये. और ये कब यूज करते हैं आप, और क्या वो सिचुएशन होती है जहां पे लगता है कि भाई, मुझे लगता है कि ये शायद नार्कोटिक ड्रग है, और बड़ी बड़ी आसानी से मिलता भी नहीं है पेशेंट्स को. तो इसका रिलेशन क्या है, और कब आपको लगता है कि अभी मुझे जो है मॉर्फिन यूज करनी चाहिए, और कितना आराम मिलता है उसे पेशेंट को? आप बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, वेरी नाइस. तो ये पेशेंट्स को बड़ा फायदा मिलेगा ऐसे, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछें तो. जो मॉर्फिन है, इट इज अ वेरी गुड पेन किलर, वेरी गुड पेन किलर, बड़ा स्ट्रॉन्ग पेन किलर है. अच्छा. स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि उसके साइड इफेक्ट तो चलो हर चीज के हैं, बट स्ट्रॉन्ग का मतलब है इट विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है. बट ये मेडिकल सुपरविजन में ही देना चाहिए. इसकी मॉर्फिन की टैबलेट्स भी आती हैं, शॉर्ट एक्टिंग टैबलेट्स, मॉर्फिन की लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट्स भी आती हैं, और मॉर्फिन हम इंजेक्शन से भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दे सकते हैं. बट अगेन इट डिपेंड्स पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और कौन दे रहा है. यूजुअली एक्सपीरियंस्ड पेन फिजिशियंस इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड इट इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड ड्रग, इजीली अवेलेबल नहीं है. गिने चुने केमिस्ट के पास ही मिलेगी, and with proper signatures and stamp of the pain physician या other prescribing doctor. But it is very very useful, very useful. इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. वो जो दे रहा है उसको पता है, he has used it for long time. ऐसे going a little step further, जो फेंटानिल है वो मॉर्फिन से भी ज्यादा वो है, स्ट्रॉन्ग है. मतलब उसका जो इफेक्ट है वो 75 to 100 times more potent than morphine, उससे भी ज्यादा. तो जो बहुत ज्यादा सिवियर पेन है उसमें फेंटानिल भी यूज करते
मेरी प्रैक्टिस में आई रेगुलरली यूज मॉर्फिन एंड फेंटानिल बोथ, एंड बड़ा अच्छा इफेक्ट मिलता है पेशेंट्स। सुपर। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सा कंडीशन है जो कि मैंने कई ऑन्कोलॉजिस्ट को भी इंटरव्यू किया है और कई पेशेंट से भी बात करी है। सो एक समय आता है जब डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि भाई अब इनका अस्पताल में कुछ नहीं हो सकता, इनको जो है घर लेकर जाइए। और लेकिन आपने जैसे शुरुआत में बताया कि बड़ी पेन फुल सिचुएशन होती है, क्योंकि हमें जब दर्द होता है तो हम समझ सकते हैं कि भाई ठीक है हमें दर्द है, लेकिन अगर हमारे सामने हमारा कोई सगा संबंधी जब दर्द में होता है तो बहुत तकलीफ होती है, वो शायद वो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये जो जब डॉक्टर साहब जो है बोल देते हैं कि भाई उनको घर लेके जाइए, तो ऐसी क्या चार पांच चीजें जो है पेशेंट्स को और उनके केयर गिवर्स को, रिलेटिव्स को जो है ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे उनके आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा बेटर रहे। बिल्कुल। देखो ये जो अगेन जो आपने बड़ा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा, अब जब एक बार पेशेंट जब हॉस्पिटल से घर जाते हैं ऐसे टर्मिनल स्टेजेस में, तो बहुत सारी चीजें हैं। कॉम्फर्ट कॉम्फर्ट कॉम्फर्ट, बिगेस्ट थिंग इज द कॉम्फर्ट, कॉम्फर्ट इज द वर्ड। तो जो उनको कॉम्फर्ट रखती चीज वो आपने करनी है, ठीक है। अब इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो 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 चीजें तंग करती हैं, एक तो कोई जो ट्यूब्स डली हो, जैसे राइल्स ट्यूब नाक में डलती है, यूरिनरी कैथेटर है, या फिर पेन है, या आईवी लाइंस है, ऑल दीज थिंग्स ये दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स व्हाट डू यू से द इनकन्वीनियंस, या पेशेंट थोड़ा हैरास फील करते हैं। तो इसके लिए हमें पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पहले आप उनको समझाइए कि हम ये कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगी। तो एक बार उसको समझा दो उनको, जैसे राइल्स ट्यूब वगैरह है, वो थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ जाती है वंस दे अंडरस्टैंड, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद बाकी जो पेन मेडिसिन हैं और जो असेंशियल मेडिसिन हैं, वो आप धीरे धीरे उनको दे सकते हैं। वो आप एनजी ट्यूब में भी से दे सकते हैं, वो अगेन आप स्मॉल कैनुला लगा के पेरिफेरी में वो भी दे सकते हैं। और अगर थोड़ा लॉन्गर लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेड है, इन दैट केस वो एक पिक लाइन आती है जो कि सीधा हार्ट तक जाती है या बाजू में कहीं लग जाती है। उसका ये होता है कि एक बार लगा दी तो यूजुअली वो लंबे समय तक इट कैन स्टे इन प्लेस फॉर फ्यू मंथ्स ऑल्सो। तो दैट इज वेरी इफेक्टिव। तो बार बार आईवी कैनुला हमें लगाने की और निकालने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे न्यूट्रिशन की बड़ी जरूरत होती है, और कई बार ऐसे पेशेंट जो है खा नहीं पाते हैं अपने से, और रिश्तेदार जो होते हैं, केयर गिवर जो होते हैं, वो भी बड़ा परेशान रहते हैं। तो इसमें क्या आपका या पैलिएटिव केयर फिजिशियंस का कोई रोल होता है? बिल्कुल। जो इसमें है, इसमें जो पैलिएटिव केयर फिजिशियंस हैं, व्हाट दे डू इज वो एनजी ट्यूब डाल देते हैं, जो मैंने कहा है। तो एनजी उसमें एनजी ट्यूब से फीड, एनजी ट्यूब क्या होती है? ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, जो नाक से जो नली डालते हैं, नाक से वो सीधा स्टमक तक जाती है, ठीक है। ओके। वो जो ट्यूब है वो काफी देर तक रह सकती है, एंड कभी उसको चेंज करना पड़े तो चेंज भी कर सकते हैं। वो मतलब इन लेस देन 1 मिनट नाक के थ्रू आप जो हमारी इसोफेगस है उसके थ्रू वो स्टमक तक पहुंचती है, एंड सारे फूड हम उसके थ्रू दे सकते हैं। ये एक है। दूसरा क्या है कि अगर हमें और लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो एक पेग ट्यूब होती है, जो कि हम डायरेक्टली ऐसी ट्यूब नाक की बजाय हम सीधा स्टमक में डाल देते हैं, ओके। डायरेक्टली पेग। तो वो जो खाना है वो हमारा माउथ और इसोफेगस सबको बाईपास करके सीधा स्टमक में। तो अगेन उसमें थोड़ा सा लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट हम देते हैं थ्रू दैट ट्यूब, और सीधा वो स्टमक में। तो ये जो जो सेकंड ऑप्शन है, दिस इज फॉर दोज पेशेंट जिनका थोड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा रिलेटिवली लॉन्गर एक्सपेक्टेड है, उन केसेस में इट्स वेरी यूजफुल। और उसमें सारी हर तरह की खुराक दे सकते हैं। बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एंड वो बैलेंस डाइट सजेस्ट करते हैं, वी गिव दैट। जी सर, एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे। वो ये है कि जैसे कैंसर जैसी जब कोई गंभीर बीमारी होती है, टर्मिनल स्टेज में स्पेशली जब पेशेंट पहुंच जाता है, तो मुझे लगता है कि वैसे भी हमारे शरीर में कितनी सारी तकलीफें होती है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, प्लस पेशेंट जो है कभी उन्होंने कीमोथेरेपी लिया है तो उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है एकदम हिला हुआ है। तो इसमें पैलिएटिव केयर फिजिशियन का या पेन मैनेजमेंट फिजिशियन का क्या क्या रोल होता है, और कैसे आप उनको जो है लाइक कई सारी चीजें शायद आप जो बताएंगे वो रिपीट भी हो, लेकिन जस्ट टू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि क्या क्या पेन पॉइंट्स होते हैं टर्मिनली इल पेशेंट्स में, और कैसे उनको आप रिजॉल्व करते हैं? देखिए, जो
इस चीज में इसमें काउंसलिंग इज नंबर वन, आई थिंक नंबर वन काउंसलिंग इसमें पेशेंट की एंड ऑल्सो ऑफ द केयर गिवर्स, दोनों की। पेशेंट को समझाना है कि क्या करना है हमने, केयर गिवर्स को भी समझाना है कि क्या करना है, क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते। ये चीजें हैं जो हम अचीव कर लेंगे विद द मेडिसिन एंड विद अदर केयर, और कुछ चीजें ऐसी हैं विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस थिंग्स, क्योंकि उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज द नंबर वन स्टेप। बाकी सब चीजें उसके बाद है, और बाकी सब चीजों में अगेन पेशेंट कंफर्ट इज द नेक्स्ट थिंग, और उसके बाद मेडिकेशंस मैनेजमेंट एंड जो उनका आपने जो कहा है कि जो उनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उसके लिए भी ट्राई टू गिव न्यूट्रिशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन। जो जो न्यूट्रिशनिस्ट है दे विल ट्राई टू ऐड मल्टीविटामिन्स, सारे तरह के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अगर डायबिटिक है तो शुगर का ध्यान रखते हुए, तो सारी चीजें कंपाइल करके वो न्यूट्रिशनिस्ट उसका ध्यान रखता है, तो ताकि पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो इतनी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। Another thing is कि we try to give in the through the जो मैंने बताया पेग ट्यूब जो स्टमक में जाती है, या फिर जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब, तो ताकि वो खाने के रास्ते उनको मिले, वही चीज हम इंट्रावीनस रास्ते से ना दें। वो दे सकते हैं बट द फर्स्ट वन जो मैंने बताया दैट इज प्रेफर्ड, क्योंकि उसमें जो अब्सॉर्प्शन है वो भी बेटर है और उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज लेसर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर दीज पेशेंट्स। फिर हमें ध्यान रखना थोड़े अल्सर वल्सर, उसके लिए अलग से हम मेडिसिन चलवाते हैं ताकि स्टमक में अल्सर्स ना हो सके या कुछ ऐसा। और एक हमें बेड सोर्स का बड़ा ध्यान रखना होता है पेशेंट्स का। समटाइम्स दे आर टर्मिनली इल, दे आर इन द सेम पोजीशन, तो उसके लिए हमें एयर मैट्रेस एंड कांस्टेंट चेंजिंग ऑफ द साइड्स ये करना है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई बार ये कॉफ नहीं कर पाते, तो उनको वो सक्शन बाय एन एक्सपीरियंस्ड नर्स, आईसीयू नर्स, और यू नो फ्रीक्वेंट सक्शंस, ताकि वो जो ओरल कैविटी में या यहाँ पे बैक ऑफ द माउथ हमारा कोई सलाइवा या और चीजें अगर एक्यूमुलेट हो रही हैं, वो लंग्स में जाने का खतरा, जिससे निमोनिया का चांस बढ़ जाता है। फिर देन दैट कैन बी वेरी टर्मिनल थिंग। तो हमें इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इन एडिशन टू व्हाट आई अर्लियर मेंशन। जी जी, अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मुझे लगता है कि इस बारे में और चर्चा होनी चाहिए और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बिकॉज आज कैंसर जो है एक महामारी का रूप ले चुका है हमारे देश में, और इसके बारे में हम जितना अवेयर रहेंगे उतना हम अच्छी देखभाल कर सकते हैं पेशेंट्स की, और इवन जो केयर गिवर्स होते हैं उनकी कई सारी परेशानियां, कई सारी उलझनें हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ आने के लिए, हम आपसे जुड़ते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे और बहुत सारी बातें करते रहेंगे। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।